हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विक्रम। एनसीईआरटी फिजिक्स फंडा चैनल पे आपका स्वागत है। तो अब तक की जो क्लासेस हैं हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा। और आज की जो क्लास है वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। किस चीज़ के बारे में? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ होती है, इस चीज़ के हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स बिगिन दिस। ओके, देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बिफोर वी स्टार्ट, मैंने आपसे कुछ सजेशंस मांगे थे तो वो आपने दिए नहीं। तो आई होप यू विल गिव मी सम सजेशंस। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और एक बार दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ओके, तो आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने चार्ज पढ़ा था, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़। फिर कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था कि दो चार्जेस के बीच में कैसे फोर्स लगता है। फिर उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था कि जो फोर्स लगता है पर यूनिट चार्ज के हिसाब से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो वो कैसे लगेगा। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पढ़ी। उसके बाद में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे हैं। ओके, तो बिना चार्ज के ये पॉसिबल नहीं है, तो कोई डायरेक्ट यहाँ से ना देखे और शुरू से शुरुआत करें। ओके, तो उसके लिए ज़रूरी है आप प्रीवियस लेक्चर्स देखें। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए, इलेक्ट्रिक का मतलब तो समझ गए अपन, बेसिकली चार्ज के बारे में बात करेंगे। और डाइपोल का मतलब है डाई यानी मतलब टू। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेस होंगे। उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने चार्जेस होंगे? दो चार्जेस होंगे। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। देयर आर टू चार्जेस, वन इज दिस चार्ज, ओके, लेट दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास दो चार्जेस होंगे, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे और अपोजिट नेचर के होंगे। मतलब मैग्नीट्यूड तो क्यू है और अपोजिट नेचर का मतलब ये हो गया कि एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है। इज इट ओके? और वो दोनों एक स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस से क्या होंगे? सेपरेट रहेंगे। क्या रहेंगे? सेपरेट। मतलब इन दोनों के बीच में एक स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस होगी, स्मॉल होगी फाइनाइट, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ से 2L। क्या बोल रहे हैं? 2L बोल रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस होगी, तो वो दोनों चार्ज उससे सेपरेट रहेंगे। तो ये पूरा जो सिस्टम बनेगा दोनों चार्जेस का, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। इसको थोड़ा ब्रेक कर ले, द सिस्टम ऑफ टू equal and opposite charges। opposite मतलब equal का मतलब equal in magnitude, okay, and opposite charges separated by small and by a small and finite distance ठीक है, is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, उनका एक ऐसा सिस्टम जो स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट हों। ठीक है, सेपरेटेड बाय ये स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये जो पूरा सिस्टम होगा इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है छोटी। अच्छा, इसके बाद में इसमें स्मॉल, ये यहाँ तक समझ आए, दो इक्वल है, इसका मतलब दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब गिनती एक रहेगी, जैसे 5 कूलम प्लस 5 कूलम
और दूसरा -5 कूलम। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 कूलम जो मैग्नीट्यूड है वो एक जैसा रहेगा। ओके, ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट का मतलब साइन डिफरेंट रहेगा, एक प्लस है तो दूसरा माइनस रहेगा, और दोनों सेपरेट रहेंगे स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस से। स्मॉल तो मतलब छोटी होनी चाहिए, अब इतनी भी छोटी नहीं कि उसको कोई मेजर ही नहीं कर सके, तो ऐसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए जिसको अपन मेजर कर सकें एक्चुअली। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके बाद में एक टर्म और इंट्रोड्यूस है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए। एक टर्म होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको P से शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, P से शो करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या करता है कि इन दोनों, ये जो सिस्टम है इसकी स्ट्रेंथ को दिखाता है। ठीक है, तो इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है। अब ये एक्चुअली क्या चीज़ है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, वो एक्चुअली है कि ये इनमें से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लूँ और उसको इस डिस्टेंस से, ये स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस है, उससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाए। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, it is the product of product का मतलब मल्टीप्लाई। ओके, it is the product of magnitude of one charge, आइदर चार्ज लिख लो, कोई से भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, आइदर चार्ज and distance between two charges, distance between two charges, ठीक है, तो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अगर मैं लिखना चाहूं तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज द प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मतलब कोई से भी चार्ज का, मतलब मैग्नीट्यूड तो Q ही तो रहा, इनटू यानी मल्टीप्लाइड बाई एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो टू चार्जेस, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, Q इंटू 2L। ठीक है, कहीं 2QL भी लिखते हैं, इसको कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, इसके बाद में इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट निकालें तो बताइए, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। क्या होती है, कूलम। कूलम को मैं C से लिख रहा हूँ, C इंटू, और 2L यानी लेंथ है, कुछ डिस्टेंस है तो लेंथ है, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, तो SI यूनिट हो जाएगी इसकी कूलम इंटू मीटर। ओके, तो ये ध्यान रखना, तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक बात और, ये PYQs में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, 11 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है, इसके बाद और भी जगह पूछा गया हो, अभी लेटेस्ट में भी पूछा गया हो तो मालूम नहीं है मुझे, बट ये 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, इसकी बेसिक डेफिनेशन 1 मार्क में भी आ जाती है और बड़ा भी आ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद में इसके बारे में कुछ और बातें हैं, जैसे इट इज़ ए वेक्टर क्वान्टिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड तो रहेगा, इसकी डायरेक्शन भी रहेगी। तो अब इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, तो इसकी डायरेक्शन रहेगी, वो रहेगी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, हुज डायरेक्शन यहाँ लिखेंगे, हुज डायरेक्शन is from negative charge
चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूँ देखिए एक बार, देखिए मान लो हमने वो फिगर बनाया था ऐसा, ये वाला, आप भी कर लेना। ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2l। ठीक है, ये जो इसका हाफ वे डिस्टेंस होता है ना, बिल्कुल आधा, इसको ओरिजिन बोलते हैं हम। और ये इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको खाली ये शो करना है उसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, यू हैव टू डू दैट। ओके, यहाँ तक समझ में आता है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमेशा रहेगी। इसके बाद में यहाँ तक ठीक है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस वो लिखना था हमको, क्या काम करता है ये, तो इट मेजर्स, ये क्या काम करती है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करती है। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करती है। अब स्ट्रेंथ किस चीज़ के लिए काम में आती है वो देखेंगे हम, थोड़ा आगे होगा, है ना। इस बात का मतलब आपको आगे समझ में आएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में अब ध्यान से देखिए, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है तो इसको इतना करना है आपको। ठीक है, चलिए तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। तो अब इसके बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखते हैं। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक बेसिक लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, कहना क्या जाता है, देखिए कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट, उसके आसपास पे अगर कोई भी पॉइंट रहेगा तो उस पॉइंट पे वो दो चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, उसकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी उसके आसपास के किसी पॉइंट पे, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक 2 केसेस, है ना। हमारे सिलेबस में 2 केस है तो दोनों पढ़ेंगे हम। तो पहला केस है एक्सियल लाइन वाला। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, ये बिल्कुल सेम डाटा लिख रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना, ये बिल्कुल सेम एज इट इज कॉपी करना है आपको, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट। इसके बाद में लिखना है एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, इसको यहां लिख लो, ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, कि किसी एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट लिया, उस पे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको कॉपी करना है ऐसे कैसे, एज इट इज यहाँ तक, उसके बाद में एट ए से लिखना है, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, मैं कहना क्या होता है यहाँ से, इसको देखो, इसका डेरिवेशन है, ये आ सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी एक PYQ है, ध्यान रखना। ठीक है, ये अगर मान लो सिंगल, ये जैसे डेरिवेशन आएगा तो आप बड़े क्वेश्चन में आएगा 5 मार्क्स में, अब ध्यान रखिए इस बात का। ओके, तो पूरा 5 मार्क्स का नहीं आएगा, 2 या 3 मार्क्स इसके रहेंगे, इसके अलावा जो भी होगा पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ओके, तो यहाँ तक ध्यान से देखिए एक बार। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले देखो, जैसे चार्ज था ये केस था हमारे पास, है ना, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, लेट दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ओके, ये डिस्टेंस हो गई दोनों के बीच में 2l, कितनी हो गई 2l, सही है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एक्सियल लाइन क्या होती है। तो एक्सियल लाइन क्या होती है, ये लाइन होती है वो एक्सियल लाइन होती है। ठीक है, जो वो लाइन
जो इन दोनों चार्जेस को आपस में क्या कर दे, आपस में इन दोनों चार्जेस को सेंटर को जोड़ती हो, उसको क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन बोलेंगे। ठीक है, द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। तो लिख भी सकते हैं हम इसको, एक्सियल लाइन क्या है, इसको साइड में लिख सकते हैं, द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, टू चार्जेस, ये दोनों चार्जेस के सेंटर्स को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। इसका मतलब ये वाली लाइन एक्सियल लाइन हो गई। ठीक है, तो इन दोनों को सेंटर को जोड़ दिए। अच्छा, इस पे अगर एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, तो वो पॉइंट, कोई पॉइंट लेंगे हम, वो पॉइंट किस पे ले रहे हैं हम, इस सेंटर ऑफ इस एक्सियल लाइन पे ले रहे हैं। तो अगर मान लो कि इस एक्सियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट रहेगा तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे रहेगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मान लो एक पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। मान लो एक पॉइंट ले लिया मैंने, इधर ले लेता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट मैंने P पॉइंट ले लिया। ठीक है, P ले लो, Q ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं P पॉइंट मैंने कोई ले लिया, ऐसे पहले लिया था। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखनी है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। मतलब कुछ नहीं है, अलग अलग इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पे देखेंगे और इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखेंगे। ठीक है, इस पे उसके बाद में देखेंगे। देखो ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं, इसको बोलेंगे, देखो ध्यान से सुनो, E1 क्या है, ध्यान से सुनना, E1 यह है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to प्लस Q चार्ज, क्या प्लस Q चार्ज, जो कि 1 पे रखा हुआ है, 1 पॉइंट माना है मैंने इसको। ठीक है, तो E1 क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। इस प्लस Q चार्ज इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कितनी होगी, इस चार्ज की वजह से। मतलब कुल मिला के ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, यहाँ अगर कोई चार्ज रखूँ तो इस पे कितना फोर्स लगाएगा, कुछ भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, अब बताओ मेरे को, ये प्लस Q चार्ज है, सोर्स चार्ज कितना है, प्लस Q है। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मैंने मान लो E1 है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इस पे कितना लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएगी, इधर ही जाएगी। पॉजिटिव चार्ज से तो रेडियली आउटवर्ड होता है ना, देखो ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, तो फोर्स इधर लगेगा इस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो ये E1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये नेगेटिव है, तो इसमें किधर होती है, पॉइंट चार्ज पे, पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है रेडियली इनवर्ड। तो इस पे, इस पॉइंट पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की साइड लगेगा। अगर कोई चार्ज रख दो तो रखेगा ही नहीं, तो इधर। अच्छा, ये E2 हो गया, सही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो E2 लिखा है मैंने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसको मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है, इसको छोटा लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है बताइए। ये पॉइंट इसके ज़्यादा पास है, ये पॉइंट इसके ज़्यादा पास है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा ये वाला लगाएगा ना, तो इस वजह से थोड़ा बड़ा लिखा है। अब ये वाला पॉइंट है ना, इससे बहुत दूर है ज़्यादा, तो ये कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा पाएगा, तो दूर हो जाता है डिस्टेंस, तो कम लगाएगा। इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक जो इसका वेक्टर है, इसका रिप्रेजेंटेशन भी छोटा किया है, क्योंकि मैग्नीट्यूड शो करता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कम लगेगा, तो छोटा इसलिए लिखा है। समझ में आ गई बात, सबको समझ में? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, अब ध्यान से देखिए इधर, E1 निकालते हैं मान लो, है ना। अब हम जो जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज की वजह से E1 निकालते हैं। तो E1 कैसे निकाल सकते हैं बताओ, देखो E1, E का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर, ये तो होता है, तो K तो फिक्स होता है, ठीक है। Q मतलब सोर्स चार्ज कौन है यहाँ, प्लस Q है, E1 ले रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सोर्स चार्ज है, मतलब Q ले लेता हूँ, अपॉन R क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड दिस पॉइंट। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है मेरे को मालूम नहीं है, तो
एक इमेजिनेशन है वो ध्यान रखना, एक ऑब्जर्व वो ले लेते हैं हम। तो मान लिया कि ये एक ओरिजिन पॉइंट है, मैंने बताया था आपको, तो ये हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, देखो ये बिल्कुल मिड पॉइंट में है, तो ये ध्यान रखना ये L है, ठीक है, और ये भी क्या है, L है। एक बात मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट इससे R डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, R। ये जो वाला पॉइंट है ये मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से, जिसको ओरिजिन बोल रहे हैं, ओरिजिन से R डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी रहेगी, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है R में से अगर मैं ये हटा दूँ तो ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। देखिए वापस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है R, मतलब यहाँ से यहाँ, अगर इसमें से इसको हटा दूँ, इस डिस्टेंस को हटा दूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो R माइनस L कर दूँ तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए एक बार ऐसे करके दिखा देता हूँ। देखो ये तो ओरिजिन O है यहाँ से, और ये पॉइंट P है, ठीक है, तो ये है यहाँ से R है, ठीक है, ये पॉइंट P है, ठीक है। अब ये यहाँ से चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है L, सही है। अब मेरे को डिस्टेंस चाहिए ये वाली, ठीक है, तो R माइनस L करूँगा तभी तो आएगा नहीं, मतलब इसको यहाँ से हटा दूंगा तो R माइनस L, ये तो डिस्टेंस आई ना। तो ये ध्यान रखना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी आ गई, R माइनस L। तो ये वाली डिस्टेंस है वो है R माइनस L, R में से L को माइनस कर दूंगा आगे, और मेरे को डिस्टेंस चाहिए यही, क्योंकि जो चार्ज है वो, और जहाँ जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है हमको वो, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस R माइनस L, इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो R स्क्वायर की जगह R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आता है यहाँ तक। चलिए इसके बाद में E2 कौन सा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, जो कि 2 पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। देखो इधर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो यहां तक समझ में आना। देखिए वही बात है, फॉर्मूला बनेगा KQ अपॉन R। तो K तो फिक्स है, Q क्या है, सोर्स चार्ज है, ठीक है ना। तो KQ इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर इसके इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक तो हो गया R, फिर यहाँ से यहाँ और जाना है तो R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये आपको आना चाहिए, समझ में आती है ये बात। चलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन डाल देते हैं, समझ में आता है ये बात। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हो तो एक बार कोशिश करके देखना, दोबारा रिवाइज करके, ओके। चलिए तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, तो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये तो लर्न हो जाएगा ना हमको, कोई बात नहीं। देखो इधर, चलिए देखिए, अब इधर E1 आ गया, इधर E2 आ गया, दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम है मेरे को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे नेट चाहिए, ये तो इधर लगा रहा है, इस पे कोई चार्ज रख दूं Q0, तो वो फोर्स लगाएगा, वो इधर E1 लगाएगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पे इधर लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा वो किधर जाएगा, मेरे ख्याल से इधर जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वाला इधर है। तो E1 माइनस E2, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को जो E नेट चाहिए, क्या E नेट चाहिए, उसको मैं E बोल रहा हूँ, वो होगा E1 माइनस E2, सही बात है, क्योंकि E1 मेरे को बड़ा लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और E2 छोटा लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए E1 कितना है, KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, यही है, माइनस KQ अपॉन E2 कितना है, R प्लस L का होल स्क्वायर, ये है, ठीक है। उसके नीचे कॉपी करना है आपको, ओके। अब ध्यान से देखिए E1 इसमें भी बड़ा ही आ रहा है, देखो R माइनस L का होल स्क्वायर मतलब छोटी का होल स्क्वायर हो रहा है, मतलब ये वाली टर्म बड़ी हो गई, नहीं ये वाली टर्म और भी छोटी हो गई, और ये वाली टर्म थोड़ी बड़ी है। तो जब सेम नंबर में छोटी टर्म का डिवाइड करते हैं तो बड़ा नंबर आता है, तो ये वाली टर्म बड़ी है, ये वाली टर्म छोटी है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद में इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने का एक ही तरीका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे रख देते हैं, तो R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा KQ तो दोनों में कॉमन है,
तो के क्यू तो पहले बाहर ले लेते हैं, पहले के क्यू को बाहर ले लिया, ये बन जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। सही है यहाँ तक? चलिए ये यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद में के क्यू ऐसे कैसे, अब इसको ध्यान से देखिए, इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो सीधा मल्टीप्लाई होएगा, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, सॉरी, ये इससे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये r माइनस एल का होल स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। ओके, इससे आगे नीचे नहीं जाएंगे, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में ये ई नेट को यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखो, यहाँ लिखेंगे के क्यू, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूँ अगर मैं, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर खोल लूँगा तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, हाँ प्लस है तो 2rl, सही है। अच्छा इसको देखो ध्यान से, माइनस, अब माइनस करेंगे वो हो जाएगा r स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर है तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ये इसका फॉर्मूला है, 8th क्लास में पढ़ा था हमने, ठीक है। इसके बाद में ये वाला रहेगा, तो इसको ध्यान से देखो तो दोनों पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं r माइनस एल और r प्लस एल, और इसके पूरे पे होल स्क्वायर लगा देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अच्छा इसको एक बार और सोल्व करते हैं, के क्यू, देखो ध्यान से, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ऐसे कैसे, ठीक है। अब ये साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वाले, माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2rl, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है, साइन चेंज किए हैं, कुछ नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद में ध्यान से देखिए, r माइनस एल r प्लस एल, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। चलिए इसके बाद में ध्यान से देखिए तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, ठीक है, और 2rl ये रहा, 2rl ये रहा, 4rl हो गया, ठीक है। तो के क्यू ऐसे कैसे, 4rl को लिख सकते हैं 2, अच्छा 2 इंटू 2rl ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो r स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया ना, तो 2 इंटू 2rl भी लिख सकते हैं हम इसको, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ 2-3 चीज़ें चेंज करेंगे हम, 2-3, सबसे पहले तो देखो वी नो, देखो क्या जानते हैं हम जानते हैं P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, सही बात है। P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L, सही है। देखो ध्यान से, तो देखो ये Q और ये 2 और ये L, तो ये तीनों यहाँ पे तीनों मल्टीप्लाई है और यहाँ भी ये तीनों मल्टीप्लाई, इन तीनों को हटा दूंगा, अगर इन तीनों को हटा दूं तो मैं उनकी जगह P लिख सकता हूँ, सही बात है। तो मैं इसको हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा, इसको हटा दूंगा और उनकी जगह P लिख दूंगा। तो ध्यान से देखिए, अच्छा एक चीज़ और है, उसको भी रिमूव कर सकते हैं, चलो बाद में कर लेंगे। तो देखो ध्यान से, के क्यू को हटा दिया मैंने, तो अच्छा क्यू को हटा दिया, 2, इस 2 को हटाना ही है, R रखना है और यहाँ उसकी जगह P लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, P, सही है। अब ध्यान से देखिए, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ई नेट हो गया, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान से देखिए, मेरे ख्याल से ये वाली डिस्टेंस इस वाली l डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा बड़ी है। देखो ये वाली r डिस्टेंस ये रही और ये l वाली डिस्टेंस बहुत छोटी है, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज r is very 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 greater than l, so l square is negligible। क्या, इनका स्क्वायर तो और भी नेग्लिजिबल है, एल स्क्वायर इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू आर स्क्वायर। सो
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ लिखेंगे ई नेट, ई नेट हो जाएगा 2, ऐसे लिखेंगे इसको थोड़ा तमीज से, 2kp, देखो 2kp और ये आर को साइड में लिख दिया मैंने। दूसरा ये हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको बोल सकते हैं हम आर की पावर 4। क्या बोल सकते हैं? आर की पावर 4। 2 2 जब 4 होता है। एल स्क्वायर को मैंने हटा दिया, यहाँ नेग्लिजिबल है। चलिए आर से आर कैंसिल हो गया तो 3 पावर आ जाएगी, तो ई नेट जो आएगा, ई नेट जो आएगा वो आ जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब, ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। ओके, मतलब यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इन दोनों कॉम्बिनेशन, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कोई भी चार्ज होगा तो उसको तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा? तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर आएगा, ई नेट। सही बात है, ये तो समझ में आता है हमको। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। तो ध्यान से अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी एक फॉर्म और हो सकती है, देखो ध्यान से, 2p, ऐसे कैसे? अच्छा, k की वैल्यू को लिख सकते हैं 1/4πε0, ये लिख सकते हैं हम। k वही है 9 × 10⁹ है ना, वही है। और इस 2p को मैंने अलग लिख दिया और r³ को मैंने अलग लिख दिया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा हुआ है बुक में, हो सकता है। ठीक है, तो ये भी ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है। अच्छा, अब इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इसकी वेक्टर फॉर्म अगर देखें तो वेक्टर फॉर्म अगर मैं देखूं तो वेक्टर फॉर्म लिखें अगर अपन, वेक्टर फॉर्म देखें तो ई नेट वेक्टर इक्वल्स टू 2, ये कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, इसकी भी वैल्यू होती है कुछ, ये भी। ये p एक वेक्टर है और ये वेक्टर नहीं है या डिस्टेंस है ये। तो चलिए अब ध्यान से देखिए, p वेक्टर है, p वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है? हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अगर मैं p वेक्टर को देखूँ तो ऐसे ही होता है, ये हमेशा रहेगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब मुझे बताइए ई नेट की डायरेक्शन किधर है? हमें इधर ही तो है, तो जिधर p जा रहा है उधर ही ई नेट जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। ठीक है, तो यहाँ ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का मतलब जिधर ये p वेक्टर है उधर ही ई नेट वेक्टर है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ई नेट वेक्टर is in same direction as p वेक्टर। जैसे p वेक्टर की डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, वैसे ही इसकी डायरेक्शन है। तो ये वेक्टर फॉर्म है, खाली रिप्रेजेंटेशन है, आपको बस इतना ही समझना है इससे। ठीक है, मतलब इस तरफ है। अच्छा, न्यूमेरिकल में काम ये आ सकता है। ठीक है, ये देगा, ये डिस्टेंस हमको मालूम रहेगी। डिस्टेंस किसके बीच में है? ये इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट वेयर विच वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो उन दोनों के बीच में पॉइंट की डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप इनको बारी बारी से कर लेना। ठीक है, जैसे जैसे मैंने करवाया उसको लाइन बाय लाइन करना है आपको, मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है? ये एक्सियल लाइन पे कोई भी पॉइंट। अच्छा, एक्सियल लाइन पे इधर रखेंगे तो भी यही आंसर आएगा, उधर रखेंगे तो भी यही आएगा। इफ़ यू वांट टू क्लियर दिस तो आप इधर भी एक पॉइंट ऐसे लेके कर सकते हैं, बस आर को उधर शिफ्ट कर देना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है? तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, फिर सेकंड टॉपिक डालते हैं हम, दूसरा वाला। क्या बोलता है? ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, किसी इक्वेटोरियल लाइन पे कोई मान लो कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर इन दो चार्जेस से जो सिस्टम बना हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको बोला है, तो उनकी वजह से, उस सिस्टम की वजह से उस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो वो देखेंगे हम। चलिए, तो
इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? इट इज परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन एंड passes through origin ठीक है, मतलब ये ऐसी लाइन है जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर रहेगी और पास करेगी किससे? ओरिजिन से। जैसे हम लोग यहाँ बना लेते हैं, इसको लिख लेना आप साइड में कहीं लिखना चाहो तो। जैसे मान लो ये मैंने यहाँ से बनाया इसको, ये हमको मालूम है, सही है। चलिए ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये 1 बोला था हमने, ये 2 बोला है, ये 2l है, तो 2l में ये ओरिजिन ले लिया तो ये भी l हो जाएगा और ये भी l हो जाएगा, ठीक। चलिए ये o हो गया। अब इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होगी और ओरिजिन से पास करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन। यही है इक्वेटोरियल लाइन जो वाई एक्सिस की तरह वर्क करेगी, ओके। तो ये इक्वेटोरियल लाइन है, इस पे मैंने मान लो कोई पॉइंट P ले लिया है। क्या ले लिया? कोई पॉइंट P ले लिया। इस पॉइंट पे अच्छा, ये पॉइंट इस ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी? मान लिया मैंने r डिस्टेंस पे ये पॉइंट लिया है, हमेशा r डिस्टेंस पे ही ये पॉइंट ओरिजिन से लेना है। अगर इधर रखेंगे तो भी r डिस्टेंस, ओरिजिन से r मानेंगे, उधर रखेंगे तो भी, इधर रखेंगे तो भी, इधर रखेंगे तो भी, कोई भी पॉइंट को r डिस्टेंस पे ये पॉइंट हमको लेना है, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, चलो यहाँ तक समझ में आता है। अब इसके बाद में हमको इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हम लोग डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पे कोई मैं चार्ज रख दूँ तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? ये पॉइंट चार्ज है तो इस पर हमेशा चार्ज लगेगा रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड रहेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रहेगी? रेडियली आउटवर्ड रहेगी। लेट दिस इज E1। तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रहेगी? रेडियली आउटवर्ड। अब यहाँ से देखिए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमेशा रेडियली इनवर्ड होता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको प्रीवियस सेशंस देखने होंगे, ओके। तो ये E1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हाँ ठीक है, चलिए अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी रेडियली इनवर्ड होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं E2 बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये बड़ा छोटा है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम चल गया हमको, तब देखेंगे कि ये बड़ा छोटा बनेगा कि नहीं बनेगा या फिर बराबर बनेगा, ठीक है। तो बड़ा जब वहाँ मैग्नीट्यूड में अंतर था इस वजह से गड़बड़ी थी, यहाँ देखते हैं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो ये दोनों बराबर बना देंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो चेंज भी कर सकते हैं। E1 क्या है? E1 इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, निकाल के देखिए तो अपन वही फॉर्मूला है KQ/R²। तो Q कौन सा? सोर्स चार्ज है, तो Q इन दोनों के बीच में डिस्टेंस KQ/R²। डिस्टेंस कौन सी? इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, है ना। इस चार्ज के और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी, मतलब ये वाली डिस्टेंस हमको चाहिए, ठीक है। तो क्या और डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से? अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है ये? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छा ये L है तो ये भी तो L ही तो है, हाफ यही तो है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मेरे को हाइपोटेनियस चाहिए मेरे ख्याल से, सही है। तो हाइपोटेनियस चाहिए मतलब, तो इसका अगर मैं हाइपोटेनियस निकालूं तो हाइपोटेनियस क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और अंडर रूट उसका, ठीक है ना। तो मतलब ये, तो हाइपोटेनियस अगर मेरे को निकालना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी R² प्लस बेस का स्क्वायर यानी L², सही है। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? √R² प्लस L²। तो ये डिस्टेंस होगी R² प्लस L²। 10th क्लास में मैथ्स में पढ़ा था,
ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस है, इस ट्राइंगल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये हाइपोटेनियस है, इसकी लेंथ निकालिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और अगर ये नहीं आता है तो कुछ नहीं आता है। सेम इसी तरीके से ये भी इतना रहेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों इस पॉइंट इस ट्राइंगल को हम कंसिडर करेंगे यहाँ। तो ये भी डिस्टेंस इतनी हो जाएगी, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मतलब ये वाली डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया। तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मेरे तो ये समझ में आता है कि ई वन की वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, अब देखो ई टू निकालते हैं। ई टू निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, तो लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पी लिख दो, एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ये कितना हो जाएगा के क्यू, चार्ज के मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे हम, अभी तक बार बार बोल रहे हैं, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, इस पॉइंट के इसके बीच में डिस्टेंस, जैसे इसमें लिखा था इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, वैसे ही। तो यही हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये भी आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब ध्यान से देखें अगर अपन, तो E1 की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और E2 की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो ये जितना बड़ा बना है वो इतना बड़ा बना है। मेरे को मालूम था, इसलिए थोड़ा थोड़ा बड़ा बराबर बराबर बनाया है मैंने। ठीक है, दोनों बराबर बराबर बनेंगे E1 और E2। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आता है आपको। तो E1 और E2 की वैल्यू सेम है। आफ्टर दैट, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक समझ में आता है। अब इन दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं ऐसे मान लेता हूँ, इस तरफ है कहीं। ठीक है, इधर ही होगा, दोनों के बीच में होता है, तो ये नेट इधर रहेगा मेरे ख्याल से, है ना। और देख लेंगे हम जो भी है, पर इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। चलिए, ठीक है, अब ध्यान से देखिए इधर, तो ई नेट किधर जा रहा है, इधर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करने की ज़रूरत है, तो ध्यान से देखिए। अब मुझे बताइए E1 की वैल्यू मालूम है हमको, E2 की वैल्यू मालूम है। अच्छा, E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं इसके दो कंपोनेंट करता, तो इसका कंपोनेंट मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, इसे क्या बना रहा है, E1 थीटा एंगल बना रहा है। तो देखो ध्यान से, E1 ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। ठीक है, E1 साइन थीटा हो जाएगा, और ये जो इसके पैरेलल इसके इधर जाएगा, ये हो जाएगा E1 cos थीटा। E1 cos थीटा होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही इस वाले को देखो ध्यान से, मान लो ये भी इसके साथ थीटा ही बना रहा है। ठीक है, तो ये कितना बनाएगा, देखो E2 साइन थीटा, तो ये E2 साइन थीटा हो जाएगा, E2 साइन थीटा। और ये इधर पैरेलल जाएगा तो E2 cos थीटा, तो ये मिटा देगा, ये भी इधर ही जाएगा, तो E2 cos थीटा। इसको प्लस करके लिख देता हूं, E2 cos थीटा। सही बात है, ठीक है, ऐसा है। तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा और E1 sin थीटा, और ये E2 है तो E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो E1 sin थीटा और E2 cos थीटा इक्वल है। यहाँ लिख देते हैं, बिकॉज E1 equals to E2, so E1 sin theta equals to E2 cos theta, E2 sin theta cancel out। ठीक है, cancelled each other। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। समझ में आ गया है, E1 और E2 sin थीटा कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन ये इधर ऐड हो जाएगा। तो ये जो E नेट निकलेगा वो इससे निकलेगा, इन दोनों का सम होगा वो होगा E नेट, मतलब इसकी डायरेक्शन इधर ही रहेगी। तो E नेट जो निकलेगा वो निकलेगा इधर से, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। मेरे ख्याल से ठीक है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सही है, चलिए
इसको मिटा देते हैं। अब हमको वैल्यू तो लर्न है ही, ठीक है। चलिए इसके बाद में इन दोनों की वैल्यूज रखेंगे यहाँ, और कुछ नहीं है। तो E1 cos थीटा, E1 की वैल्यू मालूम है देखो के क्यू अपॉन, अच्छा इसको कॉमन ले लें, पहले cos थीटा कॉमन ले लिया मैंने, ये हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, सही है यहाँ तक। अच्छा इसके बाद में E नेट cos थीटा, E1 प्लस E2, E1 की वैल्यू क्या थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही था। और E2 की भी वैल्यू यही थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दोनों ही थी, यही थी E1 प्लस E2 की वैल्यू, हो गया ठीक है। दोनों सेम सेम है तो इसको लिख सकते हैं 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो सकता है कोस थीटा 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कोई बड़ी बात नहीं, इजी है यहाँ तक। चलिए अब हम जानते हैं कोस थीटा इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए कोस थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं। मान लो ये हमने थीटा लिया है ना, ऐसे ये थीटा लिया है, तो ये ध्यान से देखो एक बार, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है इसकी डायरेक्शन में, और ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये इस तरीके से इसकी डायरेक्शन है E1 की, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ इस तरीके से डायरेक्शन में वो एंगल बना रहा है थीटा। तो ऐसा ही यहाँ है, ध्यान से देखिए, ये ऐसे जा रहा है और डायरेक्शन के इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाएगा थीटा, तो ये ध्यान रखना है थीटा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। बिल्कुल सेम सेम काम है, ऊपर भी ये हुआ है वही नीचे हुआ है, E1 की डायरेक्शन ये रही और हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है थीटा, तो ऐसे ही ये डायरेक्शन ऐसे ही है बिल्कुल सेम, और हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा थीटा, तो ये थीटा एंगल बनाएगा। अब कोस थीटा लेते हैं इस ट्राइंगल से, ठीक है ना, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल से लेते हैं। कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है इस ट्राइंगल का L, और हाइपोटेनियस कितना है ये वाली चीज, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बेस कितना है L अपॉन हाइपोटेनियस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आता है। पुट इन दिस, ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर कौन सी डालें, 1 ही डाल देता हूँ, पुट इन 1 इसमें डाल देते हैं, पुट इन 1 इसको डालेंगे तो ई नेट कितना हो जाएगा, कोस थीटा की जगह L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख लो, कोई बात नहीं, 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सही है यहाँ तक। इसके बाद में आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए तो ई नेट हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अब ध्यान से अगर हम देखें तो इसको तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, के पहले लिख देता हूं मैं, अब ध्यान सुनिए 2Q और ये L, तो 2L इंटू क्यू बोल दो या 2Q इंटू L बोल दो, एक ही बात है। तो ये तो P हो गया, ठीक है, K को अलग कर दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 पावर है और ये 1/2 पावर है, अंडर रूट 1/2 पावर होता है, तो 1 प्लस 1/2 पावर कितना होता है 3/2, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक लिख देंगे एक साथ, और पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। 1 प्लस 1/2 होता है 3/2, क्योंकि ये 1 है और ये 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो Q इंटू 2L कितना हो जाएगा, ठीक है, Q इंटू 2L हो जाएगा P बोल सकते हैं, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। इसको लिख देते हैं यहाँ, P इक्वल टू क्या हो जाएगा 2QL, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए वही बात होगी, क्या हम जानते हैं कि R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, ठीक है। तो R का स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा L का स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू आर स्क्वायर, तो L स्क्वायर को हम यहाँ से नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, सही है। इधर देखिए ध्यान से, तो ध्यान से अगर मैं देखूँ तो KP ऐसे कैसे, ये पावर हमेशा अंदर मल्टीप्लाई होती है, तो आर स्क्वायर इंटू 3/2 अगर मैं करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो KP अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, KP अपॉन आर क्यूब,
तो अगर ध्यान से देखिए तो ई नेट हो जाएगा, वो हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यू। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू है इसकी, ठीक है, इसकी वैल्यू है इस पॉइंट P पे, अगर ये इक्वेटोरियल लाइन पे है तो, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन ध्यान से देखिए, ई नेट की डायरेक्शन किधर है, इधर है, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो ध्यान से अगर देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमको, अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, अगर वेक्टर लगा दूं इसमें, तो के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू ऐसे लिखेंगे। बस ये नेगेटिव क्यों है, इट शोज दैट ई नेट वेक्टर इज अपोजिट टू पी वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में, इस पॉइंट पे दे। यहाँ तक ठीक? चलिए इसके बाद में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, एक कंक्लूजन है, वो लिख लीजिए। क्या कंक्लूजन है, अगर एक कंक्लूजन है, देखिए कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि अगर मैं एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, मैं एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं किसी पॉइंट पे, तो उसकी वैल्यू आई थी अपने पास, उसका फॉर्मूला था 2kp अपॉन आर क्यूब, ये आया था, सही बात है। और अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन पे निकालता हूं, तो इक्वेटोरियल लाइन पे अगर किसी पॉइंट पे निकालता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो kp अपॉन आर क्यूब आता है, सही है, kp अपॉन आर क्यूब आता है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो एक्सियल लाइन पे जिस पॉइंट अगर पॉइंट रखूंगा तो वहाँ डबल लगेगा एज कम्पेयर टू कोई पॉइंट अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन पे रखूंगा। कोई भी चार्ज जैसे मान लो, इसका मतलब ये होगा कि जैसे मान लो कोई भी चार्ज है, उस चार्ज को मैंने यहाँ रख दिया, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मान लो 5 लग रही है एग्जाम्पल, तो यहाँ जो लगेगा ना इक्वेटोरियल वो 2.5 लगेगा, 2.5 ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। मतलब मान लो ये दोनों मिलके इस पे 5 कूलम का फोर्स लगा रहे हैं एग्जाम्पल, तो यहाँ 2.5 कूलम मतलब 2.5 न्यूटन ही फोर्स आ रहा है, मतलब ये दोनों मिलके, ये सिस्टम मिलके इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं किसी जगह, तो उसी चार्ज को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो वो आधा ही फोर्स लगा पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मतलब यही है, ठीक है ना, कि उस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यहाँ तक समझ में आता है? दोनों केसेस में ध्यान रखना, इस केस में ये वाला फोर्स ऐसे लगेगा और इस केस में ये वाला फोर्स ऐसे लगेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करते हैं, यहाँ से समझ में आता है। इसका मतलब क्या हो गया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल लाइन, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल लाइन। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि ये जो सेकंड वाला डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उसको अच्छे से करना है। वो पूछता है बार बार में, 3 बार पूछ चुका है, आगे भी पूछ सकता है। लास्ट ईयर के पेपर में देख लेना, अगर नहीं पूछा है तो तैयार करके जाना अच्छे से, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, वो देख लीजिए, एक नोट करके देखिए, नोट, ठीक है। ये पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर में ग्राफ पूछता है। क्या पूछता है? ग्राफ, कि वो जो r है डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे वो जो r पॉइंट लिया है, r डिस्टेंस लिया ना, तो ये पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट को यहाँ रखूंगा तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस r लेता हूँ वो, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो ध्यान से अगर देखें तो जैसे जैसे यहाँ से ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इस पॉइंट की, वैसे वैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, क्योंकि ये दूर होते जाएगा इससे। तो ध्यान से देखें तो हमने जो फॉर्मूले ऑब्जर्व किए हैं वो भी इसी तरीके से हैं। ये एक्सियल का अगर फॉर्मूला देखूँ तो क्या हो जाता है, 2kp अपॉन आर क्यूब, ये हो जाता है, और ई इक्वेटोरियल का मैं अगर देखूं तो ये हो जाता है kp अपॉन आर क्यूब, ऐसे तो है। तो इन दोनों को भी ऑब्जर्व करने पे हमको क्या मिलता है कि ई, ठीक है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आर को हम इंक्रीज करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस बढ़ेगी, या फिर यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट यहाँ भी ले लें, तो ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। तो एज आर इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीज, ठीक है, शार्पली। कैसे? शार्पली डिक्रीज होगा, बहुत जल्दी डिक्रीज होगा,
ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस पे एक ग्राफ पूछता है कि ग्राफ कैसे बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा, वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। इसका जो ग्राफ है वो पूछता है, तो वो आपको बनाना है E वर्सेस R का ग्राफ, ठीक है। R को मैंने इधर रखा, तो इस तरीके से बनेगा वो, ठीक है। E और R का ग्राफ ऐसे ही है, समझ में आता है। यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जहाँ E ज़्यादा होगा वहाँ R कम होगा, जहाँ R ज़्यादा होगा वहाँ E कम होगा, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। तो आज के क्लास में इतना ही। जो सेकंड वाला है वो इम्पोर्टेंट है और अच्छे से आया हुआ है, सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस वेरी वेल एंड आई होप दैट आज की क्लास आपको अच्छे लगी होगी। तो इसको जितना भी हो सके शेयर करें और जो PYQs हैं उसको अच्छे से मेंशन करके अच्छे से पढ़ें और फॉर्मूले को रिवाइज करें। और इसके जो भी क्वेश्चन हैं 1-2 क्लास के बाद हम लोग इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।